रशीद जी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को हुआ क्या है, वो क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं और क्या इस तरीके की नैरेटिव वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे सेट कर पा रहे हैं? जनता वो जहर उनके मुंह से सुनने के लिए तैयार है भी। एक कैडर होता है, एक पर्सनालिटी होती है, डज इट सूट हिम? नहीं, देखिए मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात तो इस तरह की, जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा, हिंसात्मक बात करना या इस तरह की बातें करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है किसी तरीके से। इसका राजनीति में, हमारे देश के लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो अंपायर जो बैठा हुआ है इलेक्शन कमीशन नाम का, उसने बिल्कुल अपनी आंखें मूंद रखी हुई, कान बंद किए हुए। गांधी जी का जो तीनों वो चीज़ें होती थी बंदरों की, उसी तरह का उस व्यवहार है, उसका आचरण है। ना बुरा सुनाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है, ना कुछ कर रहा है, और वो कार्रवाई नहीं करता। और इसीलिए लोगों को हिम्मत आती है कि वो इस तरह की बातें कहें। जो बातें कही, देखिए उसमें भी एक वो है का, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से कहूंगा कि आप अगर देखें तो अधिकांश जो होते हैं सांप जो है वो जहरीले नहीं होते। मैं यहाँ किसी राजनीतिक दल या उसकी विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूँ। और पर्यावरण के हिसाब से आज देश का जो कानून है, आप किसी को मार भी नहीं सकते। अगर जहरीला सांप भी आ जाए आपके घर में तो आप उसको मार नहीं सकते। मारेंगे तो दुनिया भर के जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है वो होगा। तो तमाम चीजें इस देश में, इस तरह की बातें लोग अच्छा नहीं समझते। वो कांग्रेस के अध्यक्ष चाहे सांप भी क्यों ना हो, लोकतंत्र में उसका भी अधिकार है जीने का। बिल्कुल नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, सांप जहरीली, तो आप ये जो उपमा दे रहे हैं वो भी गलत है। जो उपमा भी गलत है। रशीद जी कह रहे हैं वो बात तो सही है ना। हम लोग तो अपने संस्कार में, भारतीय संस्कार में कहाँ है, और हिंदू संस्कार में तो बाकायदा नाग देवता है। लेकिन जो खड़गे जी ने कहा, वो कह रहे हैं कि भाजपा जहरीला सांप है और उनको मार देना है। तो पहली बात तो जो नहीं जहरीले होते हैं उनकी तो उन्होंने बात ही नहीं की। वो कह रहे हैं जहरीले हैं और इनको मार देना चाहिए। तो मुझे लगता है ये हिंसात्मक बयान है, इस पे चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। विजय जी, आपका क्या ठीक है? देखिए, राजनीति में जितने बयान आ जाएं, अभी खासतौर से हम लोग महाराष्ट्र में देख रहे हैं, अब आप सब लोग इतना वो बात कर रहे हैं, कम से कम जो हमारे माननीय खड़गे साहब है उनकी तकलीफ को भी तो समझिए। उनको वहाँ पर जो परिवार, जो असली नेता है कांग्रेस का, उसके लिए भी तो काम करना होता है। आप सिर्फ सीधा कह देते हैं। हर्षवर्धन जी की तो आदत है, वो खड़गे साहब जब भी कुछ बोलते हैं तो उस पर बोल देते। हाँ, सहानुभूति। सॉरी विजय जी, देखिए वो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, केंद्र मंत्री का उनके पास वो है, प्रोटोकॉल है पूरा। कांग्रेस अध्यक्ष हैं, बेटा कर्नाटक में मंत्री है, काय का फ्रस्ट्रेशन? दामाद भी तो सांसद है शायद, बना रहे, लेकिन ये बना रहे, फ्रस्ट्रेशन नहीं, लेकिन उनके लीडर कौन है? लीडर को तो उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। लीडर की डायरेक्शन क्या है? वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के लीडर नहीं है। इस बात को भी तो फर्क समझिए। तो लीडर के डायरेक्शंस क्या है, उस पर उनको काम करना पड़ता है। और वैसे राजनीति में जहरीले सांपों का नुकसान नहीं होता, आस्तीन में जो सांप होते हैं ना, उनका नुकसान होता है। उनसे ज्यादा राजनीतिक दल जूझ रहे हैं। हाँ, उनसे सारे राजनीतिक दल जूझ रहे हैं। तो वो आस्तीन के सांप की लड़ाई महाराष्ट्र में चल रही है। आपने कहा तुरंत, पता नहीं इस वक्त अगर शरद पवार साहब देख रहे होंगे तो आपको देख, देखिए आप बहुत निजी टिप्पणी करते हैं। नहीं, तो सभी नेताओं कर रहा हूं। उद्धव जी भी कह रहे होंगे। तो वो चिंता अभी उनके आस्तीन के सांपों की है कि किस तरह से उनसे बचा जाए, किनसे कौन कब निकल आएगा, कहाँ क्या जाएगा, वो चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। और पहले जो चर्चा हुई ना ये अडानी साहब की और रॉबर्ट साहब की, तो वो नैरेटिव अब नहीं चल रहा है। रॉबर्ट का नैरेटिव चलाते चलाते 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को। वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं, दोनों का नहीं, कांग्रेस बीजेपी का नैरेटिव रॉबर्ट वाड्रा, तो वो तो नहीं चला ना 10 साल, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, उससे क्या फर्क पड़ा। और अडानी भी जो अडानी का नैरेटिव कब से चला रहे हैं राहुल गांधी जी? कहाँ चला है? वो तो नहीं चला ना। चुनाव की हार जीत कभी भी अडानी को लेकर तय नहीं हुई है, इसलिए उसको, लेकिन वो चलाते रहते हैं। और फिर वो जो बात कर रहे हैं रेवंत रेड्डी की बात कर रहे हैं, उससे पहले भूपेश बघेल थे, उससे पहले अशोक गहलोत थे, तो सब जगह वो आ रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हमें उद्योगपतियों से कोई परेशानी नहीं है, काम में परेशानी नहीं है। अडानी जी, अब अडानी जी ने कौन सी भैंस को डंडा मारा यदि व्यक्तिगत तौर पर है तो वो मुझे जानकारी नहीं। ये तो केवल उद्योग हुई राहुल जी की या महाराष्ट्र में, मुंबई में, लेकिन ये अच्छा है उनका। उन्होंने एक नारे, एक पॉलिटिकल नारे के तौर पर उसको, पवार साहब को भी तो गुस्सा लग रही होगी ना अडानी जी वाले पे। तो वही मैं कह रहा हूं कि वो उन्होंने एक पॉलिटिकल परसेप्शन के तौर पर उसको खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन महाराष्ट्र में भी, और वो इंडस्ट्रियल टाउन है मुंबई, और पूरे स्टेट भी इंडस्ट्रियल है, तो वहां पर अडानी या अंबानी, आजकल अंबानी की चर्चा नहीं होती, पता नहीं शायद भूल गए, वो भी बड़े अध्यक्ष। लेख भी तो लिखा है राहुल गांधी ने जो लेख लिखा। आप कब तक केवल
बिजनेसमैन को टारगेट करते रहेंगे। सर एक नहीं है, आज बयानों की बहुत लंबी फहरिस्त में लेकर आई हूं। के लिए थोड़ा जोड़ देता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। न उन्हें विपक्ष गंभीरता से लेता है, ना उनकी पार्टी उनको गंभीरता से लेती है। वो चुनाव जीती पार्टी कांग्रेस अगर जीत भी जाएगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पे, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर जीत का सहरा नहीं बंधेगा, और अगर हार भी जाएगी तो उनके सर पे ठिकरा नहीं फूटने वाला है। वो तो सब राहुल गांधी के हो रहा है। जब पार्टी में भी अगर आप देखेंगे, 3 बंदरों का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा थी ना, उसका मीडिया कैंपेन 3 बंदर एक कंपनी है उसको दिया गया था। अच्छा, नाम ही ऐसा ही है। अच्छा, तो स्टार्टअप का एक रेफरेंस के तौर पे मैंने आपको। चलिए अब हम क्योंकि बयानों की बात करें और महाराष्ट्र के रीजन वाइज भी हम चर्चा करेंगे, और जब बयानों की बात होती है तो सबसे ज्यादा चलने वाला नारा इस चुनाव का रहा है योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ नारा, बटेंगे तो कटेंगे। उसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने नारा दे दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर बांटेंगे, क्या नारा दिया था, मैं जरा नारा लिख के लाई थी, मुंबई पर हमला करोगे। हालांकि ये नहीं समझ में आ रहा मुंबई पर हमला कैसे हो रहा है, लेकिन मुंबई पर हमला करोगे तो काटेंगे जरूर। तो जरा दोनों नारे बैक टू बैक आप सुने। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं ये आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस भाव के साथ आज हमें कार्य करना है। म्हणजे आपण जर का नुसतं कटेंगे बटेंगे फटेंगे हे ह्याच्यामध्ये राहिलो, मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। कसल्या गोष्टी करताय, कोणाला शिकवताय? ये जो दोनों बयान समीर जी, आपने दोनों ही बयान सुने। योगी आदित्यनाथ तो अभी से नहीं, वो तो शुरू से कह रहे हैं। और अगर उनकी तरीके की पॉलिटिक्स को आप देखें, उनकी तरीके की राजनीति को देखें, तो वो तो वही है। उद्धव ठाकरे लेकिन जो ये कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उससे उन्हें नुकसान हो जाएगा? देखिए, उद्धव ठाकरे इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनके पक्ष में जो परिणाम गया था, वो विधानसभा चुनाव में उस तरीके से परिणाम उनके पक्ष में नहीं आ रहा है। और वो जो ये उम्मीद कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी एक बेहतर प्रदर्शन करेगी, योगी आदित्यनाथ के इस नारे के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के जो धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान महाराष्ट्र में हुआ है, अमित शाह ने जो संगठन और प्रचार अभियान किया है, और जमीनी स्तर पर संघ ने जिस तरीके से काम किया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और जिस तरीके से जातिगत बंटवारा लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था, विदर्भ में जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, मराठवाड़ा में जिस तरीके से मराठा और दलितों में बंटवारा हुआ था, अब लोकसभा विधानसभा चुनाव में उस तरीके का बंटवारा नजर नहीं आ रहा है। और जो आरक्षण का मुद्दा था, जो राहुल गांधी ने चला था, वह अब जमीन स्तर पर बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि अब इस नारे के खिलाफ एक बयान देना पड़ेगा, क्योंकि जनता के अंदर जिस तरीके से वहां पोस्टर्स लग रहे हैं, जमीनी स्तर पर यह जो संदेश चल रहा है, जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये मैसेज चल रहा है कि भाई एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और जातिगत जो बंटवारा लोकसभा में हुआ था, अब वह बंटवारा इस विधानसभा चुनाव में नहीं दिख रहा है। जो जीत का आधार लोकसभा में महाविकास युति का था, महाविकास आघाड़ी का था, वह अब उन्हें नजर नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है यही एक लेकर अब उद्धव ठाकरे चल रहे हैं। और उसी आधार पर आप देखेंगे तो शरद पवार का भी कल एक बयान आया है, जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं आया है। कल शरद पवार ने बारामती में इस बात का जिक्र करा है कि बटेंगे तो कटेंगे को बहुत गंभीरता से मत लो, हमें मिलकर रहना है। नेता चले जाएंगे कह के उत्तर प्रदेश के, लेकिन हम समाज को नहीं बटने देंगे, आपको वैसे ही वोट करना है जैसे आपने लोकसभा चुनाव के दौरान किया था। तो शरद पवार भी इस बात को समझ रहे हैं कि जमीनी सेंटिमेंट जो है वो लोकसभा चुनाव
चुनाव जैसा नहीं रहा है। वो जो जातिगत नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी को और महायुति को, अब वैसा जमीनी स्तर पर नहीं है। तो अब उद्धव ठाकरे उसी गैप को बनाने के लिए बता रहे हैं। और जब उद्धव ठाकरे कहते हैं कि बंबई पर हमला होगा, तो बंबई पे हमला तो कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था। इतना बड़ा हमले की मुराद वो नहीं है ना। तो अब उद्धव ठाकरे उसी बात का जिक्र कर रहे हैं बार बार, और वो अपने खास वोटर को इस बात का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे कि भाई अगर हमला होगा तो हम हमला करेंगे। और वो जिस जिक्र बार बार कर रहे हैं अडानी का, और राहुल गांधी भी अडानी का जिक्र कर रहे हैं, तो अब वो उसी नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं। मुझे लग रहा है जमीनी स्तर पर अब इसका बहुत ज्यादा असर जो उद्धव ठाकरे उसका नहीं है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जमीनी स्तर पर बहुत असर कर रहा है। आपको क्या लगता है रशीद जी? मैं बस समीर जी ने जो व्याख्या की है वो उद्धव ठाकरे के बयान की, वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं। उद्धव ठाकरे का मंशा वो अर्थव्यवस्था और बंबई की मतलब उसके ऊपर है, क्योंकि बहुत सी जो इंडस्ट्रीज हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो बंबई से, महाराष्ट्र से जाकर के वो गुजरात जा रहे हैं। और पूरा एक इतिहास है जो लोग जानते हैं बंबई स्टेट का और पुराने उसका, और खुद शिवसेना का भी, कि काफ़ी वो गुजरात और गुजराती के एक राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से उसके खिलाफ वहाँ के ऊपर वो हुआ है, दंगे भी हुए बहुत सारे, उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। उस संदर्भ में वो ये बात कह रहे हैं। देखिए, एक है सेफ है, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सेफ नहीं है। क्या नवाब मलिक का समर्थन किया जा रहा है? तो तमाम राजनीतिक दल वहां जो है वो बटे हुए हैं, और इसीलिए सबको राजनीतिक रूप से कटने का डर है, इसलिए तमाम सारी बातें हो रही हैं। ये जो नैरेटिव है ये बिल्कुल ये डर से है, क्योंकि सबको पता है, और उसमें एमवीए और महायुति दोनों शामिल है मीनाक्षी, कि वो अपने सपोर्ट बेस को लेके आश्वस्त नहीं है कि क्या जो शिंदे शिवसेना है क्या वो अजीत पवार को समर्थन करेगी, क्या भाजपा का वोटर अजीत पवार के लोगों को वोट देगा, या अजीत पवार का वोट जो है वो शिवसेना और भाजपा के लिए आएगा। ये तमाम प्रश्न है जिसका हमें उत्तर सिर्फ 23 आपने जब बाकी दलों की बात की तो मुझे लग रहा है ओवैसी भी फिर तो शायद श्योर नहीं है, उन्हें भी ओवैसी क्या कह रहे हैं एक बार वो भी सुना देते हैं, फिर आर्यू में आपके पास हर्षवर्धन जी, विजय जी। बाबा आ गए महाराष्ट्र में, बाबा आकर बोलना शुरू कर दिए, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब क्या है बोलो? तुम किसको बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे? मैं बीजेपी को, अमित शाह को, आरएसएस को, मोहन भागवत को और ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जो आजकल एक टूरिस्ट के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, तुम बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे ना? तो फिर आपको मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में 10 बच्चों, जो मासूम बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद, जिनको न्यू नेटल केयर बोलते हैं, उसमें रखा जाता है, 10 बच्चे जल के मर गए उसमें। 10 बच्चे झांसी में, झांसी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 10 बच्चे जल के मर गए। ये मुख्यमंत्री वहां पर नहीं गया। इन्हें क्यों डर सता रहा है विजय जी? उन्हें कोई डर नहीं है, बल्कि जितना भारतीय जनता पार्टी का ये नारा चलेगा बटेंगे तो कटेंगे, वो उनके लिए फायदेमंद ही है। वो अपने वोट को कंसोलिडेट करेंगे, और इसलिए योगी जी की जितनी सभाएं होती हैं उसको कंपनसेट करते हैं ओवैसी जी। आपने देखा उनके भाषण के 1 मिनट की जो बाइट आपने लगाई है उसमें 10 बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि ये उनको मदद कर रहा है, कंसोलिडेट करने में मदद कर रहा है। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक स्लोगन होता था, एक ऐड था जिसमें कहा गया था कि डर के आगे जीत है ना? अभी हमारी राजनीति में डर से जीत है का रास्ता निकाला गया है। सही बात है, बिल्कुल सही। डर के आगे जीत नहीं है, आप डरिए और जिताइए, डर से जीत है। तो ये सारा फॉर्मूला, चाहे वो बटेंगे तो कटेंगे के नारे की बात कर रहे हो जो लोग, या जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो सब लोग आपको डरा कर जीतना चाहते हैं। तो डर से जीत का ये पूरा इलेक्शन चल रहा है, जिसमें लगातार ये कोशिश की जा रही है, आपको डराया जा रहा है। और वो हमला, चाहे वो मुंबई के हमले की बात हो, वो किसी भी रेफरेंस में बात कर रहे हो, वो गुजरातियों के हमले की बात कर रहे हो, वो बटने कटने की बात कर रहे हो, वो जातियों में बटने की बात कर रहे हो, वो बघाड़ी और तमाम तरीके की जो बातें कर रहे हैं, वो केवल डर के माध्यम से इस इलेक्शन को, मेरे ख्याल से इतना बड़ा डर किसी इलेक्शन में नहीं रखा गया लोगों के सामने। बिल्कुल। और मीनाक्षी जी, वो 10 साल में, पिछले 10 साल में वो डर कम नहीं हुआ है। अगर डर था तो अब तक डर दूर हो जाना चाहिए था। डर दूर नहीं हो रहा, डर बढ़ता ही जा रहा है।
ये तो एक डर तो वो भी दिखाया गया था कि आरक्षण खत्म वो भी कर डर था देंगे, ना, वो भी डर एक था। डर ये भी था कि संविधान खत्म हो जाएगा। अलग अलग एक्चुअली और हर interesting इलेक्शन बात में है कोई ना कोई एक डर तो है ही, चलता ही डर है। से मदद मिलती है ना। और एक और फायदा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि हैदराबाद से आए हुए ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश से आए हुए योगी साहब पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की फिक्र नहीं है, वहां क्या होगा। नहीं, दिल्ली से गई हुई प्रियंका भी हैं, उन्होंने भी बयान दिया, वो सुनाऊंगी, लेकिन पहले हर्षवर्धन जी आपका मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, ये कि डर वाला जो मसला है ना, अपने गौतम भाई वो बड़े खुश हैं। अरे वही गौतम अडानी की बात कर रहा हूँ। वो खुश इसलिए हैं आप कि भाई बोल सकते हैं। ये सब चलता है ना। नहीं, भाई तो रेवंत भाई भी बोल रहे हैं, भाई तो राहुल भाई भी अंदर बोलते हैं, सामने ये सब चलता है। शरद पवार भी गौतम भाई भैया है वो। हाँ भैया है, कुछ भी कह ले, शरद पवार भी गौतम भाई। लेकिन मूल बात आप देखिए कि शायद सचमुच अडानी ग्रुप की पिछले कुछ समय की आप बैलेंस शीट उठाकर देखें और इस पर देश में चर्चा होनी चाहिए। पहली बात तो मैं ये कतई नहीं मानता हूं, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे टाटा बिरला हो या कोई और हो, ये सब लोग इस देश में तो सैकड़ों अंबानी अडानी बनने चाहिए और खूब सरकारों की नीतियों का समर्थन मिलना चाहिए। गलत करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये बहुत जरूरी है। हमारी दुनिया में जो बड़े देश हैं उनकी बड़ी कंपनियों की वजह से उनको जानते हैं। ध्यान से देखिए, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, विष्णुदेव साय के पहले बघेल के समय, अशोक गहलोत राजस्थान, अभी रेवंत रेड्डी तेलंगाना। और देश के हर राज्य में देखेंगे जहां विपक्षी दलों की सरकारें नहीं, वहां ज्यादा बाहें फैला के गौतम अडानी को बुलाया गया। ये म्यूचुअल कुछ मसला हो गया, डरा के जो जीतने का मसला है ना, डर लगता है, अच्छा ठीक है तो डर है तो क्या, तो दोनों के बीच में थोड़ा शर्तें अच्छी हो जाती हैं। गौतम भाई को भी लगता है चलो ठीक है यार यहां समझौता कर ले, उनको भी लगता है हमारे यहां निवेश चला रहा है। तो मुझे तो लगता है क्या राहुल गांधी की ये स्ट्रेटेजी गौतम अडानी के साम्राज्य को अब सत्ता में बिना रहे आगे बढ़ाने की है। क्योंकि जब मुंदड़ा पोर्ट दिया था तब तो उनकी पार्टी सरकार में थी और उनकी पार्टी के समय में देश के बड़े बड़े उद्योगपति बने और जमनालाल बजाज, पूरा बजाज परिवार का पूरा इतिहास रहा है, जो बिरला परिवार है उसका पूरा इतिहास रहा है, तो गांधी जी और कांग्रेस के साथ रहे। अब इसके अलावा अगर कुछ बात करनी तो फिर अलग बात है। नहीं, एक्चुअली ना कैपिटलिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म के बीच की जो बारीक लाइन है, बारीक लाइन है। अब इस पे क्या चर्चा की जाए, क्योंकि एक ही सी बात बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं और हम खुद कह रहे हैं कि अगर ये बात चिपकनी होती है तो लोकसभा चुनाव से पहले इतने सारे विधानसभा चुनाव के नैरेटिव चिपकने के लिए ग्लू भी तो होना चाहिए ना। आप वो केवल सेफ पर चिपक पाया है। कागज जो है बार बार चिपकाएगा तो कितनी देर चिपकेगा। हो सकता है कभी हवा तेज चल रही तो थोड़ी देर लगा रह जाए, लोगों को लगे नहीं चिपक गया, तो चिपक नहीं सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में ये जो राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं बहुत स्तरहीन राजनीति। दुनिया के किसी हिस्से में जब किसी उद्योगपति पर आप हमला करते हैं तो करते क्यों हैं? आप बताते हैं कि ये भ्रष्टाचार है, उन भ्रष्टाचारों के आधार पर आप करते हैं। आप तो चले गए फ्रांस तक, चले गए राफेल में, आप कहां कहां तक चले जाते हैं ये भी सवाल है। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी मामले में कोई गलती उद्योगपति करेगा, ये मतलब नहीं करेगा ऐसा संभव नहीं है, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उसी के आधार पर पूरी विपक्षी पार्टी चुनाव लड़े, ये विचारों का दिवालियापन है। और तीन बंदर ही शायद आजकल समझा रहे हैं। नहीं, इसमें एक और बात जोड़ी, देखिए उद्योगपतियों पर हमला जो है ना, राजनेताओं का एक शौक भी शगल है हाँ। एक तरह से। और वो कोई भी पार्टी हो, जब आप विपक्ष में रहते हो, आप राफेल का जिक्र कर रहे हैं, आप बोफोर्स का जिक्र भी कीजिए जी। बोफोर्स में पूरी सरकार बदल गई और वो 415 वाली जो देश की अब तक की सबसे बड़ी सरकार थी, वो केवल बोफोर्स जैसे मसले पर, करप्शन पर चली गई और उसमें कुछ भी नहीं निकला। जिस आदमी को आपने हटाया उसी को क्लीन चिट आपने दी। तो ये शगल तो पॉलिटिकल लीडर्स का, जब तक आप अपोजिशन में रहते हैं तब तक ये चलता रहता है। इसको इसी तरह से लेना चाहिए। इसमें राहुल गांधी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई और दूसरी पार्टी हो, उनका कोई नहीं है। और बिना अब लक्ष्मी मैया की कृपा की तो ये होता नहीं। और आप वैसे ही आजकल आपने क्या था वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उसको और खत्म करवा दिया है। तो अब देखिए, ये तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि उन्हें किस नारे के साथ जाना है, किस नैरेटिव के साथ जाना है, कहां उनका विश्वास ज्यादा है। अब वो राहुल गांधी के साथ है या वो नरेंद्र मोदी के साथ है।